Hello friends, welcome to ZeoZone. Friends, in the previous video, we had studied about Regulating Act 1773. In this video, we will take an overview of the Regulating Act 1773 and then we will move towards Settlement Act 1781. ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स सेटलमेंट एक्ट. ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो मेनली आया था करप्शन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर. ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और बंगाल के गवर्नेंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था. इस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया. तो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा सर एलिजा इम्पे. ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया. लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना उसके बाद ब्रिटिश जजेस और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के बीच काफी क्लैशेस होने लगे. ओके, ये कंफ्यूजन मेनली इस बात पर था कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, उसका अधिकार क्षेत्र कहां तक है, क्या सिर्फ कोलकाता सिटी तक या पूरे बंगाल प्रोविंस तक. ठीक है, इसी कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया. ओके, इसमें कुछ मुख्य बातें थी. ठीक है, कुछ फीचर्स थे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. पहली बात ये थी कि इस एक्ट ने ये क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ कोलकाता सिटी तक लिमिटेड रहेगा, मतलब प्रोविंशियल कोर्ट्स और उनके ऑफिसर्स पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा कंट्रोल नहीं होगा. ठीक है, दूसरी चीज ये थी कि एक्ट ने ये रूल बनाया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के ऑफिशियल एक्शंस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा. मतलब उनके ऑफिशियल काम को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. तीसरी चीज ये थी कि इस एक्ट ने ये भी कहा कि इंडियन लोगों जैसे कि हिंदूज और मुस्लिम्स के सिविल मैटर्स उनके अपने पर्सनल लॉज, जैसे हिंदू के हिंदू लॉज हो गए और मुस्लिम के मुस्लिम लॉ हो गए, इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे, न कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग. ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था नेटिव ट्रेडिशंस और कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए. ठीक है, चौथी चीज जो थी कि सुप्रीम कोर्ट को रेवेन्यू मैटर से अलग रखा गया. अब रेवेन्यू डिस्प्यूट कंपनी के अपने रेवेन्यू को हैंडल करते थे. ठीक है, पांचवी चीज, कंपनी के एम्प्लॉयज को भी प्रोटेक्शन दी गई. अब उनके ऑफिशियल एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली केस नहीं कर सकती थी जब तक वो अपने ड्यूटी के दौरान काम कर रहे हो. ओके, इसका असर ये हुआ कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने जुडिशियल सिस्टम में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी लाई. इससे ईस्ट इंडिया कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स कम हुए. इंडियन लोगों को भी कुछ हद तक उनके अपने कानून के तहत न्याय मिलने लगा. ये एक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर एक बैलेंस सिस्टम बनाने की कोशिश थी जहां कंपनी की अथॉरिटी और कोर्ट के पावर दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन किया गया. ओके, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने इंडिया के कॉलोनियल जुडिशियल सिस्टम को शेप दिया. ये एक करेक्टिव एक्ट था जिससे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मिस्टेक्स को दूर किया गया. ठीक है, इसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और टैक्टिकल बनाया और इंडिया में जुडिशियरी के डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को स्टेब्लिश किया और रेडी किया. ओके, तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो को रखते हैं. अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट. ठीक है, पिट्स इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, विलियम पिट्स कौन थे. ठीक है, ये सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय.